तो स्टूडेंट्स आज न्यू चैप्टर हमको स्टार्ट करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके पहले बच्चों आप लोगों ने देखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने देखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप सिंपल बोलेंगे total number of electric lines of force passing through the surface normally when the surface placed in electric field is called electric flux. Similarly, the total number of magnetic lines of force, the total number of magnetic lines of force passing through the surface normally when the surface placed in magnetic field is called magnetic flux. यदि मान लीजिए यहां पर एक बिग मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और यहां एक बिग मैग्नेट का साउथ पोल है, तो आप सब जानते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव करेंगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, उन्हीं से प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने तो आपको समझाया ऐसा मैग्नेट बनाकर, पर ऐसे मैग्नेट बनाकर नहीं बताया जाता। सिंपल ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो ड्रॉ कर देते हैं और उससे क्लियर हो जाता है कि भाई यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसलिए आप लोग भी ऐसा कर लिया करो। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में इन केस कोई प्लेन ऐसा रखा हुआ है, तो इस प्लेन से जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through the surface normally when the surface placed in magnetic field is called magnetic flux. It is denoted by phi. तो बच्चों अभी फिलहाल यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी है और ये जो प्लेन है उसके एरिया का डायरेक्शन ये है। एरिया एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये डायरेक्शन एरिया का है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया इनके बीच का एंगल है थीटा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है फाई इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए। बी डॉट ए मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया इनका डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, और इसीलिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये स्केलर क्वांटिटी है। यदि हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो डेफिनेटली आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि बी डॉट ए होता है बी ए कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। पर मान लीजिए सपोज कॉस थीटा आपको मालूम है, इसकी तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी,
उसका तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड आप लोग को मालूम है इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और एरिया इसके लिए एल स्क्वायर। तो न्यूटन एम एल टी माइनस 2, एम्पियर एम्पियर, मीटर एल इंटू एल स्क्वायर, 1 एल कैंसिल। इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 1। फोर्थ यूनिट इन सीजीएस सिस्टम मैक्सवेल, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मैक्सवेल इन सीजीएस सिस्टम, एंड इन एसआई सिस्टम वेबर। वेबर 1 वेबर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। ये बच्चों पूछा गया क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो पूछा गया है रिलेशन बिटवीन मैक्सवेल एंड वेबर एंड मैक्सवेल। 6 अच्छा देखो, एसआई सिस्टम में यदि वेबर है तो जो आपने मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट देखी थी वेबर पर मीटर स्क्वायर, वो यहीं से बनी है, क्योंकि फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, फाई अपॉन ए इज इक्वल टू बी। अब एसआई सिस्टम में फ्लक्स के लिए क्या यूनिट बोलोगे आप? वेबर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैंने 3 यूनिट बताई थी ना आपको, एक न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वो तो आपका वो जो फॉर्मूला था V is equal to F upon m, इसके बेसिस पर थी फोर्स अपॉन पोल स्प्रिंग। एक थी वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो मैंने बोला था आगे चल के मैं बताऊंगा आपको, वो यूनिट यहीं से आई है वेबर पर मीटर स्क्वायर। और एक टेस्ला, वो याद करना पड़ेगा। तो यूनिट होती 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। अब हमको पता है फाई इज इक्वल टू बी इंटू बी डॉट ए, इसका मतलब फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, इनके बीच का एंगल थीटा है। अब यदि मैं बोलता हूं if theta is equal to 0, इसका मतलब ये हुआ that is plane, it is perpendicular to magnetic field। थीटा 0 का मतलब जो प्लेन होना चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। भाई देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इस पे प्लेन ऐसा है, तो ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और यही डायरेक्शन होगा एरिया का, जो कि एरिया का डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0 हो गया। इसका मतलब जो इस प्लेन है वो कैसा होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। इस कंडीशन में इस प्लेन से
कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, मैक्सिमम जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो सब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जाएंगी। मतलब यहां पर हम बात करें cos 0, आप सबको पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ये 1 cos की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम। जब आप यहां मैक्सिमम वैल्यू रखकर मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट भी मैक्सिमम आएगा। मतलब यहां फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा B इंटू ए, B इंटू ए। लेकिन यदि मैं सेकंड केस बोलूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों परपेंडिकुलर है। मतलब जो प्लेन है, यदि कोई कॉइल है उसका प्लेन ये पैरेलल होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये प्लेन हो गया, तो ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का और ये डायरेक्शन होगा एरिया का। एरिया का डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो जब प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तब एरिया का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो थीटा 90, ये इसका मतलब प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। बहुत जरूरी है आपको इस बात को समझ लेना, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उसमें क्वेश्चंस में रहता है इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और आपने पैरेलल सुना और आप थीटा 0 रख देते हैं और सब गड़बड़ हो जाता है। प्लेन ऑफ कॉइल इट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो जो थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे वो 90 रखोगे, क्योंकि थीटा एक्चुअली में कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। एरिया का डायरेक्शन हमेशा कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो इस कंडीशन में थीटा 90, cos 90 0, और इसलिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से पास होगा, cos 90 0 रख दोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। मतलब जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो सब इसके प्लेन के ऐसे जाएंगी, यदि ऐसा है प्लेन को कौन साइड कर जाएंगे। हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते ही नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स किसे बोला जाता है, जितनी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी प्लेन के परपेंडिकुलर, ये तो सब पैरेलल है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो गया। तो बच्चों ये थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी आपको मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड। सब कुछ आपके सामने है, केवल एक डेफिनेशन भर इसमें है जो मैंने आपको बोला, आपको सुनकर लिखना चाहिए। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through the surface normally when the surface placed in magnetic field is called magnetic flux. It is denoted by phi. It is denoted by phi. तो नेक्स्ट बच्चों मुझे आपको समझाना चाहिए फैराडेस एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे जी ने इस तरीके से कॉइल ली, जिसको आप सोलेनॉइड बोलते हैं, और इसके इस कॉइल से एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया।
आप सबको मालूम है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो सर्किट में करंट प्रेजेंट है या नहीं वो बताता है। फिर फैराडे ने एक मैग्नेट जो है उसके नॉर्थ पोल को इस कॉइल के क्लोज लेकर आया। उसने देखा कि जब ये मैग्नेट को क्लोज ला रहा था तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने लगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का मतलब यह हुआ कि सर्किट में कॉइल में से करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब है सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है। फिर उसने इस मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाकर रोक दिया तो देखा कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो रुक गया, जीरो हो गया वापस। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो का मतलब है करंट फ्लो नहीं कर रहा। मतलब जब तक वो मैग्नेट मूव कर रहा था टुवर्ड्स कॉइल तब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा था, मतलब तब तक करंट जनरेट हो रहा था। और जब मैग्नेट को कॉइल के पास में ले जाकर रोक दिया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। इसका मतलब करंट जनरेट नहीं हो रहा। फिर उसने जो मैंने आपको समझाया है ये कॉइल और कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर, अब मैं यहाँ पर आगे केवल गैल्वेनोमीटर शो कर रहा हूं। जब आप मैग्नेट को क्लोज ला रहे हैं कॉइल के तब गैल्वेनोमीटर में क्या होता है वो बताना चाह रहा हूं। तो जब आपने पास में लाकर रोक दिया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो। फिर उसने सेम एक्सपेरिमेंट किया, इस मैग्नेट को दूर ले गया कॉइल से। जब वो दूर ले जाने लगा तो उसने फिर देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन फिर से होने लगा। अब की बार जो डिफ्लेक्शन है वो पहले जिस डायरेक्शन में हो रहा था उसके अपोजिट हो रहा है जब वो नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहा है। उसने यही एक्सपेरिमेंट फिर से किया, पर अब की बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्लोज नहीं ला रहा था, मैग्नेट के साउथ पोल को क्लोज ला रहा था। तो जब उसने देखा कि साउथ पोल को हम क्लोज ला रहे हैं कॉइल के, तो फिर से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, पर अब की बार डिफ्लेक्शन नॉर्थ पोल को क्लोज लाने पर जिस साइड डिफ्लेक्शन हो रहा था उसके अपोजिट हो रहा है ऐसा। फिर उसने साउथ पोल को भी क्लोज ले जाकर रोक दिया। उसने देखा कॉइल में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, मतलब करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। फिर साउथ पोल को फिर से वो दूर ले गया। उसने देखा कि जब हम नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे थे तो जिस डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा था अब उसके अपोजिट हो रहा है। इसका मतलब है अपोजिट डिफ्लेक्शन का मतलब करंट प्रोड्यूस हुआ है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। अब सेम प्रैक्टिकल उसने रिपीट किया, नॉर्थ पोल को फिर से क्लोज लाया, पर अब की बार नॉर्थ पोल को फास्ट लेकर आया तेजी के साथ। उसने देखा कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो हो रहा है पहले जब स्लो ला रहे थे तो जितना डिफ्लेक्शन हो रहा था उससे ज्यादा हो रहा है। फिर ले जाकर रोक दिया, फिर डिफ्लेक्शन जीरो देखा। फिर नॉर्थ पोल को दूर ले गया फास्ट। उसने देखा फिर से फास्ट ले जाने से फिर से डिफ्लेक्शन, जैसे पहले दूर ले जाने से डिफ्लेक्शन हो रहा था उसी डायरेक्शन में हो रहा है, पर अब डिफ्लेक्शन बढ़ गया। डिफ्लेक्शन इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि कॉइल में ज्यादा करंट जनरेट हो रहा है। मतलब जो भी कॉइल में करंट जनरेट हो रहा है वो मैग्नेट की इसका मतलब स्पीड पर भी डिपेंड करता है। सेम उसने यहां भी एक्सपेरिमेंट करके देखा, आपकी बार साउथ पोल को क्लोज लाया, रोका, दूर ले गया, सब फास्ट किया। उसने देखा कि वाकई में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है जैसा पहले हो रहा था वैसे ही हो रहा है, पर सब में डिफ्लेक्शन बढ़ गया। पास में आपने पर रोक दिया तो
मैग्नेट को रोक दिया तो डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, फास्ट दूर ले गया डिफ्लेक्शन भी बढ़ गया। मतलब यहाँ पर ये समझ में आने लगा कि इसका मतलब इस कॉइल में करंट जनरेट होता है मैग्नेट को क्लोज लाने से, मैग्नेट को दूर ले जाने से। ये डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब करंट जनरेट हो रहा है। फास्ट से ज्यादा करंट, ज्यादा मैग्नीट्यूड का करंट, स्लो से कम मैग्नीट्यूड का करंट, रोक देने पर करंट जनरेट नहीं हो रहा है। तो वो इस बात को समझना चाहता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैग्नेट को क्लोज लाने से, दूर ले जाने से क्या हो रहा है, करंट क्यों जनरेट हो रहा है। उसने यही एक्सपेरिमेंट किया, अगली बार थोड़ा सा डिफरेंट किया। मैग्नेट को नहीं करा, मैग्नेट की जगह दो कॉइल ले ली। एक कॉइल जो थी उसको उसने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरी जो कॉइल थी उसको उसने गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। ये एक कॉइल, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये स्विच है, और एक यहां पर और कॉइल थी, उसको गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब की बार फैराडे ने दो कॉइल ली। फर्स्ट कॉइल को बैटरी के साथ कनेक्ट किया और सेकंड कॉइल को गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट। जिसको उसने बैटरी के साथ कनेक्ट किया उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और जिसको उसने गैल्वानोमीटर से कनेक्ट किया उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी, सेकेंडरी। तो अब की बार उसने क्या किया, जैसे ही ये स्विच को प्रेस किया तो स्विच को प्रेस करने से इस प्राइमरी कॉइल का सर्किट कंप्लीट हो गया, तो करंट फ्लो होने लग गया। करंट जैसे ही इसमें से फ्लो किया प्राइमरी में से, तो उसने प्रैक्टिकली देखा कि यहां डिफ्लेक्शन हो रहा है, गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। अरे भाई, प्राइमरी में से हम करंट फ्लो करवा रहे हैं और डिफ्लेक्शन सेकेंडरी में हो रहा है, मतलब सेकेंडरी कॉइल में निश्चित रूप से करंट जो है वो फ्लो किया है, इसका मतलब। तो बैटरी तो प्राइमरी से कनेक्ट है, हमने करंट फ्लो करवाया प्राइमरी से, और सेकेंडरी में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल में करंट जनरेट हुआ है। फिर जब उसने इस स्विच को लॉन्ग प्रेस करके रखा थोड़ी देर तक, तो उसने देखा ये डिफ्लेक्शन स्टार्टिंग में हुआ था, जब लॉन्ग प्रेस कर दिया तो वापस स्विच ऑफ, गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन फिर से जीरो हो गया, जीरो हो गया। फिर उसने इस स्विच को ऑफ किया। जैसे स्विच को ऑफ किया उसने फिर से देखा सेकेंडरी कॉइल में डिफ्लेक्शन हुआ, पर अब की बार डिफ्लेक्शन पहले जिस डायरेक्शन में हो रहा था उसके अपोजिट हो रहा। तो ये बात तो तय हो गई, इसका मतलब कि जब प्राइमरी कॉइल को स्टार्टिंग में जब हम ऑन करते हैं उस वक्त क्या करंट जनरेट होता है, और जब ऑफ करते हैं उस टाइम करंट जनरेट होता है। यदि रेगुलर करंट फ्लो करवाया जाए तो सेकेंडरी में करंट जनरेट नहीं हो रहा। तो इस बात को वो समझना चाह रहा था कि ऐसा यदि हो रहा है तो क्यों हो रहा है। चलो ठीक है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्यों हो रहा है। तो उसका रीजन उसको समझ में आया, उसने उसका एक्सप्लेनेशन दिया, उसने समझाया कि ऐसा सब क्यों हो रहा है। तो जब ये कॉइल थी और कॉइल के क्लोज यदि आप मैग्नेट था, तो निश्चित रूप से मैग्नेट से क्या निकली होंगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स।
ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक हुई होंगी सेकेंडरी कॉइल से। जो मैग्नेट है उससे क्या निकलती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक हुई होंगी कॉइल से। जैसे जैसे आप मैग्नेट क्लोज ला रहे हैं तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक हो रही है वो बढ़ रही होंगी, क्योंकि जब तक मैग्नेट दूर था तो कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही होंगी, लेकिन कुछ तो बाहर जा रही होंगी। जैसे जैसे क्लोज लाते जा रहे हो तो जो बाहर जाने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो भी कॉइल से जाने लग गई। मान लीजिए पहले कॉइल जब थी, मैग्नेट दूर था, तो मात्र 2 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉइल से लिंक थी। थोड़ा पास लाए तो मान लीजिए 4 हो गई, थोड़ा और पास लाए तो मान लीजिए 5 हो गई, लिंक हो गई, और लाए तो चला 10 हो गई। तो मतलब कॉइल जो है उसमें से कंटिन्यूस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो लिंक हो रही हैं वो इंक्रीज हो रही है। जब पास ले जाकर आपने रोक दिया तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में चेंज होना बंद हो गया। फिर आप जब कॉइल से दूर मैग्नेट को ले जाने लगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो लिंक थी वो डिक्रीज होने लगी। ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक हो रही है उनको अपन मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं। मतलब जब मैग्नेट दूर था तो कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स कम था, जैसे जैसे क्लोज लाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने लगा। पास लाकर रोक दिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना बंद हो गया। जब कॉइल से आप दूर ले गए फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉइल में करंट केवल तब तक जनरेट होता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। क्योंकि उसने जो सेकंड एक्सपेरिमेंट किया उसमें भी वही बात थी, भाई यहां भी तो ऐसा है, ये फर्स्ट कॉइल है, प्राइमरी कॉइल है सेकेंडरी। तो फर्स्ट जो प्राइमरी कॉइल है जब इसमें से उसने करंट फ्लो करवाया, जैसे ही स्विच को प्रेस किया यहां पर ये क्या है आपका गैल्वेनोमीटर। तो जैसे ही उसने स्विच प्रेस किया तो क्या हो रहा होगा, करंट पहले इस कॉइल के फर्स्ट टर्न में से पास हुआ होगा, पहले वाले में से, और जैसे फर्स्ट टर्म में से पास होगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेट बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किससे लिंक होंगी, निश्चित रूप से यहां जाएंगी, लिंक होंगी। फिर यही करंट आगे वाले टर्न से गया तो जैसे ही नेक्स्ट वाले टर्न से गया तो फिर से और मैग्नेट पावरफुल हो गया और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट हो गई, वो जाकर और लिंक हो गई। मतलब जैसे जैसे करंट प्रोग्रेस करता गया प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से यही मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रही है सेकेंडरी से, जिसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं। मतलब सेकेंडरी से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसमें चेंज हो रहा है। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा था तब तक करंट जनरेट हो रहा था। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब आपने लॉन्ग प्रेस करके रखा तो करंट सारे टर्मिनल से जाने लगा। जितनी मैग्नेटिक फील्ड टोटल जनरेट होनी थी वो हो गई। मान लीजिए फर्स्ट टर्न में कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट हुई, 10। सेकंड में से कितनी जनरेट हुई, 10। थर्ड में से कितनी हुई, 10। ऐसी 5 टर्न है, टोटल कितनी जनरेट हुई, 50। बात खत्म। अब 50 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। तो जब 50 पूरी हो गई तो वही तो जाकर लिंक हुई है। पहले 10 जब लिंक हो रही थी, फिर बाद में 20 लिंक हुई, फिर बाद में 30 लिंक हुई। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहा तब तक यहां पर डिफ्लेक्शन होता रहा। जब पूरा 50 पहुंच गया और 50 पे चेंज होना बंद हो गया, यहाँ डिफ्लेक्शन 0 हो गया। फिर जब आपने ऑफ किया तो ये मैग्नेटिक करंट वापस रिवर्स जा रहा है, वापस मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है।
यहां मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चालू हो गया, फिर से डिफ्लेक्शन होने लगा। मतलब इससे कंक्लूजन ये निकला कि किसी कॉइल से लिंक यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाए तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, और ये करंट केवल तब तक प्रोड्यूस होता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज 0 हो तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। जहां करंट होता है वहां कोई सोर्स होना चाहिए। सोर्स, सोर्स का मतलब ईएमएफ। इसका मतलब है कि यहां पर करंट पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ईएमएफ भी प्रोड्यूस हो रहा है। भाई ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तभी तो करंट प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये हुआ फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और करंट प्रोड्यूस होता है। एक और बात, जब मैग्नेट को आप फास्ट लेकर आए तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस हुआ। ज्यादा करंट तो तब होगा ज्यादा मैग्नीट्यूड का जब ईएमएफ भी पावरफुल हो। इसका मतलब जो ईएमएफ है वो केवल फ्लक्स चेंज पर नहीं डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड कर रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट का मतलब पर सेकेंड। मान लीजिए शॉर्ट टाइम dt में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, d5, तो 1 सेकेंड में कितना चेंज होगा, d5/dt। ये स्मॉल टाइम, शॉर्ट टाइम में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है, ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है लेकिन 1 सेकेंड। जो 1 सेकेंड में चेंज होता है उसको बोलते हैं रेट। मतलब ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर। बल्कि प्रैक्टिकली देखा गया है कि ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d5/dt के। जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हाई होगा उतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों यहां पर इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में आया होगा। अब यदि मैं इसकी डेफिनेशन दूं तो आपको वो भी समझ में आ जाएगी। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil, there is EMF and electric current produced in coil. This phenomena is called electromagnetic induction. Produced EMF is called induced EMF and produced current is called induced current. तो आपको एग्जाम में यदि डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। बहुत सिंपल मैंने आपको बताया, whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, there is electric current and EMF produced in the coil. This phenomenon is called electromagnetic induction and the produced EMF is called induced EMF. Produced current is called induced current. तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद फैराडे ने लॉ दिए जिनको हम बोलते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अब आपके लिए बहुत आसान है, और यदि ये पूरा आपको समझ में आ गया है तो आपको आगे की थ्योरी थोड़ा सा मजेदार लगेगी, मजा आएगा आपको। तो पहला फर्स्ट जो था फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
फर्स्ट लॉ में तो उसने बस यही डेफिनेशन ही दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड, जो मैंने अभी आपको बताई। Whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, then electric current and EMF produced in the coil, and the produced EMF and produced current are called induced EMF and induced current respectively. सेकंड जो था उसने इसमें बताया फेराडे ने, तो फर्स्ट लॉ तो हो गया, सेकंड लॉ वही जो आपको मैंने बोला है, EMF, induced EMF, it is directly proportional to rate of change of magnetic flux. phi मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स और d phi मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, t मतलब टाइम, dt मतलब चेंज इन टाइम। d phi by dt means change in magnetic flux with respect to time. This is called rate of change in magnetic flux. Thus induced EMF, जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है वो induced EMF, it is directly proportional to rate of change of magnetic flux. बच्चों इसको यदि अपन इक्वल करते हैं तो माइनस एन इंटू डी फाइव बाई डी टी करते हैं। ये माइनस का मतलब है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम डायरेक्शन में होगा। अब ये अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, इसके लिए थोड़ा सा तुम लोग जो है वेट करो, क्योंकि अभी मैं कुछ लॉ बताने वाला हूं जिसको फेराडे, फ्लेमिंग साइट हैंड रूल और लेंस लॉ, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन जो है वो कैसा होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के अपोजिट। यहां पर n का मतलब बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। तो ये फॉर्मूला हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, आप लोग सब जानते हैं E इज इक्वल टू होता है I इंटू R। जो कॉइल है उसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से करंट भी तो प्रोड्यूस हो रहा है। कॉइल का रेजिस्टेंस सपोज R है तो E इज इक्वल टू I इंटू R। E मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, I मतलब इंड्यूस्ड करंट और R मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल। तो यदि हम इस वैल्यू को यदि यहां रख दें तो I इंटू R इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाइव बाई डी टी। इसका मतलब I इज इक्वल टू माइनस एन बाय आर इंटू डी फाइव बाई डी टी। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ तो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर, लेकिन इंड्यूस करंट जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पर भी डिपेंड करता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर भी डिपेंड। अब हमको पता है I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। व्हाट इज I? करंट। What is dq by dt? Rate of flow of charge। तो यदि हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो dq by dt is equal to minus n by r into d phi by dt। dt dt कैंसिल करते नहीं है पर कैंसिल हो जाएगा, तो dq is equal to minus n by r into d phi। इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। ये इंड्यूस चार्ज जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पर कर रहा है और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर।
मतलब आप कॉइल के पास में मैग्नेट को स्लो लाओ या फास्ट लाओ, फास्ट लाओगे ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, फास्ट लाओगे ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, पर फास्ट लाओगे तो आप सोच रहे हो जो चार्ज है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। चाहे स्लो लाओ या फास्ट, चार्ज जितना प्रोड्यूस होना उतना ही प्रोड्यूस होगा। चार्ज इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम, रेट पर डिपेंड नहीं करता, और इसलिए क्वेश्चन बनता है इंड्यूस चार्ज इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम। तो बच्चों ये फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। फर्स्ट लॉ में तो सिंपल वो डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ। लेकिन सेकेंड लॉ में अपन बात करें तो ये सब कुछ है। यहां पर आप समझें, यहां पर आपको समझना होगा n total number of turns in a coil, r resistance of a coil, e induced EMF, I induced current, dq induced charge, और d phi by dt rate of change of magnetic flux। बच्चों मैं साइड में ही हूं तो मुझे लगता है वीडियो पॉज करके आप बाकायदा नोट्स बना सकते हैं।